गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संवैधानिक विकास के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें पिछले हम कक्षा में पढ़ रहे थे कंपनी के शासन के बारे में। और ये जो समय था कंपनी के शासन का, ये 1773 से लेकर 1858 तक। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने कुछ अधिनियम, चार्टर और पिट्स एक्ट के बारे में बात किया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि 1833 के चार्टर अधिनियम, एक एक चीज़ में बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन हमें पढ़ना केवल उतना ही है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी जो परीक्षा में आए, ऐसा चीज़ों को ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, केंद्रीकरण की दिशा में मतलब जो अंग्रेज थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, वो एक पर्टिकुलर जगह भी अलग अलग प्रांतों में क्या करती थी, वहाँ व्यापार भी करती थी, व्यापार के साथ साथ वो शासन भी करती थी प्रशासनिक तौर पे, लेकिन वो शुद्ध रूप से, है ना, शुद्ध रूप से नहीं। लेकिन ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया, इसने जो अंग्रेज थे, अंग्रेज कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको केंद्रीकरण की दिशा में, मतलब पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में उनका जो व्यापार है और साथ में कहना चाहिए विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य, उसके लिए महत्वपूर्ण अधिनियम था। ये उस पूरे भारत को केंद्रीकरण करने के लिए, है ना, ये अधिनियम ने इनका बहुत साथ दिया या बहुत सहयोग किया। ठीक, चलिए अब इसमें पहली बात देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, मैं उस समय बात करते हैं जैसे बंगाल प्रांत, है ना, यहाँ पे प्रांत बंगाल प्रांत हो गया, मद्रास प्रांत या बम्बई प्रांत, तो प्रांत में अलग अलग जनरल हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, इनको ना भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। केंद्रीकरण की दिशा में देखिए ये हुआ क्या, फिर उस समय एक प्रांत था बंगाल, वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो केंद्रीकरण हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक बंगाल प्रांत से सीधा पूरे भारत का। ठीक है, और कौन से चार्टर अधिनियम के तहत है, तो 1837 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब देखिए, अब बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, लेकिन अब इसमें और क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल जो भारत का बना, उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। कहने का मतलब, जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, तो उसमें भारत के जितने भी नागरिक थे और भारत की जो सैन्य शक्तियाँ थी, जो सिपाही शक्तियाँ थी, वो सारे के सारे पूरे अधिकार किसको मिल गए उस समय, भारत के गवर्नर जनरल को। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है और लेना है। आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसको आपको याद रखना है। साथ ही इसमें जो जो एक एक चीज़ फैक्ट है वो आपको याद रखते जाना है, ताकि ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान रखें। इस अधिनियम कहने का मतलब 1833 का चार्टर अधिनियम में ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसने ब्रिटिश नियंत्रण वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बात होती थी एक ब्रिटिश नियंत्रण क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र भारत के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन इस अधिनियम ने जो ब्रिटिश नियंत्रण क्षेत्र थे पहले के, उसको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि उस समय प्रांत वाइज, है ना, जहाँ पे प्रांत है जैसे बम्बई, बंगाल और मद्रास, वहाँ पे जो अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय गवर्नर कहिए, वायसराय कहिए, ठीक, वायसराय में तो अभी आया नहीं है, जो गवर्नर थे, उन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ये हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पहले वाले पॉइंट में, बंगाल के गवर्नर जनरल में। ठीक है, अब इसमें आगे क्या हुआ कि वैसे छोटे छोटे प्रांत है उसको केंद्रीकरण करते गया। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि भारत में केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो पहले वाले पॉइंट में भी केंद्रीकरण के बारे में बात हुई, और इसमें एक फैक्ट था कि सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी उसी में निहित थी, ये भी है, और साथ में दूसरे में भी केंद्रीकरण की बात हो रही है। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की जो विधायिका संबंधी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो अलग अलग प्रांत थे जैसे बम्बई और मद्रास, वहाँ जो गवर्नर उस समय नियुक्त थे, जो विधायिका कहने का मतलब क्या है, जो उस समय कानून बनाते थे। ठीक है, विधायिका कहने का मतलब कानून, उस समय कानून कौन बनाते थे, ये पर्टिकुलर मतलब बम्बई और मद्रास के गवर्नर, और इनकी ये जो विधायिका बनाने की शक्ति है ना, इसको समाप्त कर दिया गया। ये किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधित पूरे अधिकार प्राप्त हो गए। तो जब बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी अधिकारों से तो वंचित कर दिया गया, तो ये पूरे के पूरे अधिकार किसको दे दिए गए, एक ही व्यक्ति को, और वो कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण कर दिया गया। बम्बई और मद्रास वाले गवर्नर से विधायिका संबंधी शक्ति को छीनकर भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पहले ही बोला कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है। ये पहले कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे।
चलिए अब आगे देखते हैं। इस अधिनियम मतलब 1833 का चार्टर अधिनियम में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। मतलब इस अधिनियम ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो उस समय व्यापारिक काम करते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, वो शुद्ध रूप से नहीं, वो इसमें लिखा हुआ है विशुद्ध रूप से। सब जानते हैं वो व्यापार करने आई थी, लेकिन उनका काम जो प्रशासनिक नियंत्रण भी था, साथ में शासन करना था। ठीक है, तो इसको प्रशासनिक निकाय बना दिया। किस अधिनियम ने बनाया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने। ठीक है, मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार के साथ साथ क्या करेगी? प्रशासनिक निकाय भी करेगी। ठीक, और पांचवा है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिविल सेवकों मतलब उस समय ये होता था, ठीक है, सिविल सेवकों कहना चाहिए जैसे आज का IAS IPS है ना, उस समय ICS के नाम से होता था। इसमें ये जो परीक्षा होती थी ये खुली प्रतियोगिता हो गई। खुली प्रतियोगिता का कहने का मतलब ये ऐसा ही है कि एडवर्टाइजमेंट निकालना और सभी को बैठाना, जितने प्रतिभागी जो इसके लिए योग्य हों। तो ये पहले, अब ये खुली प्रतियोगिता हुई कब? 1833 के चार्टर अधिनियम में। इसके पहले इसमें केवल अंग्रेजी शामिल हो सकते थे। ठीक, ये शुरू किया गया। ठीक, अब आगे इसमें हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि कंपनियों में भारतीयों को कोई भी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम ये कहता है, 1833 का, इसके पहले पढ़े उसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। ठीक है, जिसमें भारतीयों को कोई भी पद, ठीक है, भारतीयों को अंग्रेजों के अधीन कोई भी पद या कोई भी कार्यालय या रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ। अब प्रावधान तो ये आया, लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने कल आपको बताया था, प्रशासनिक काम और व्यापारिक काम के लिए निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। दोनों अलग अलग किए गए, ये दो अलग अलग तरीके से शासन सलामत है, ये दो शासन हो गया। इसी में एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसने जब ये सुना कि कंपनी में भारतीयों को कोई भी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, इन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया, और यह प्रावधान जो है क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। किसके विरोध के कारण? मतलब बैंक ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा कि कंपनी में भारतीयों के लिए कोई भी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका विरोध किया, किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, और यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। चलिए इसमें जो एग्जाम परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उसको मैं बताता हूँ, परीक्षा में पूछते कहते हैं। देखिए क्या, तो सबसे पहले 1833 के चार्टर अधिनियम में पूरे तथ्य हैं, उसको याद रखना। ठीक, इसमें क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रांत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो याद रखना है बंगाल का। साथ ही जो भारत के गवर्नर जनरल है उसको नागरिक और सैन्य शक्तियाँ उसी में निहित हो गई। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायिका को जो संबंधित शक्तियाँ हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया गवर्नर जनरल। ये चीज़ें याद रखने कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, और दूसरी ये एक अलग मतलब इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। साथ में ही इसमें भारतीयों को कोई भी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान किस में आया? तो ये आया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1833 पहले पढ़े थे, अब आगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में अंतिम था। कहने का मतलब इसके पहले जो हम अधिनियम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में आ रहे थे। 1813, 1833, 1793, वो ये पारित कहाँ हो रहा था? तो ये ब्रिटिश संसद में पारित हो रहा था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में पहले पारित हुआ, फिर वो अधिनियम आया, उसके बाद 10 साल बाद फिर दूसरा अधिनियम वहाँ पारित हो रहा था, फिर अधिनियम में आया। तो इसमें यही कहा कि ब्रिटिश संसद में पारित जो अंतिम चार्टर अधिनियम कौन था? तो याद रखना है 1853। ब्रिटिश संसद में पारित अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था? तो 1853, इसको याद रखेंगे। अब आगे तथ्य में बढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके व्यापारिक और जो प्रशासनिक कार्य थे उसको अलग अलग किया गया था। यहाँ पे जब गवर्नर जनरल बना, ठीक है, यहाँ पे जब गवर्नर जनरल बना तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है ना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसकी जो परिषद मतलब गवर्नर जनरल के साथ जो टीम होती है काम करने के लिए, उसके बारे में बात करें। जो 4-5 लोगों का समूह होता है ना, वो परिषद कहलाता है। में विधायी मतलब जो कानून है ना, जो कानून बनाती थी, ऐसे लोगों का समूह, साथ में प्रशासनिक कार्य करने वाले समूह को अलग कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद की है, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया।
और परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। इसको भी याद रखना, परिषद में कितने सदस्य जोड़े गए, तो 6 और नए सदस्य जोड़े गए, पहले जितने थे उतने। और इसी परिषद को विधानसभा कहा गया, इसी परिषद को विधान परिषद कहा गया, ठीक है। इसी परिषद को जो मतलब 6 नए और परिषद और पहले से जुड़े हुए लोग, इसी परिषद को विधान परिषद कहा गया और विधान परिषद कहा गया। और आगे चलकर इसी को भारत का केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, ठीक है। समय के साथ आगे बढ़कर इसी को भारत का केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवकों की भर्तियों चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। सिविल सेवक मतलब उस समय के IAS IPS, इनकी भर्ती और चयन हेतु मतलब इनको भर्ती देने और इनका सिलेक्शन करने के लिए खुली प्रतियोगिता मतलब जो परीक्षा का आरंभ किया गया, ये किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में। पिछले जब 1833 पढ़ रहे थे तो उसमें इसकी केवल बातें हुई थी और उसका प्रावधान लाया गया था, यहाँ पर व्यवस्था कर दिया गया। साथ ही भारतीय नागरिकों को भी मौका दिया गया, ठीक है। भारतीय नागरिक थे मतलब उस समय जो भारत के व्यक्ति थे उनको भी सिविल सेवकों में भर्ती होने का मौका दिया गया, मतलब वो अब परीक्षा दे सकते थे, जो पहले केवल अंग्रेज देते थे। अब इसमें एक देखिए 1854 में भारत सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में पूछता है कि मैकाले समिति संबंधित किससे है, तो ये भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। 1854 भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। अब भारतीय क्षेत्र कहने का मतलब उस समय जो भारत का क्षेत्र था, जो इंग्लैंड है ना, उस समय इंग्लैंड की जो कंपनी है या उसके राजशाही, इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। मतलब अब कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है इंग्लैंड राजशाही। आपको पता है इंग्लैंड में सम्राट का शासन होता है ना, एक व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है। उसी तरह एक राजा का शासन होता है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इंग्लैंड राजशाही। अब जो ब्रिटिश है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र थे उनको इंग्लैंड राजशाही के कब्जे के अधिकार में कर दिया गया। ये किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको याद रखना है। अब इससे यह स्पष्ट हो गया कि आगे चलकर है ना कि इंग्लैंड का जो सम्राट है या इंग्लैंड का जो राजशाही परिवार है वही शासन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब आगे शासन नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद कहाँ से बना, जो मैं बताया था गवर्नर जनरल का परिषद था जिसमें 6 और नए लोग आए थे, उसको परिषद कहा गया। वही आगे जाके भारत का केंद्रीय विधान परिषद बना, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले जो व्यक्ति थे गवर्नर जनरल के विधान परिषद में वो केवल अंग्रेज होते थे। अब इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व कहने का मतलब जो उस समय जिस प्रांत में है ना, प्रांत विशेष में वहाँ के कोई भारतीय उस समय का कोई लोकल नेता हो, है ना, स्थानीय प्रतिनिधित्व कहने का मतलब इसका मतलब वही है, जो स्थानीय व्यक्ति है उनको विधान परिषद में शामिल किया गया। केंद्रीय विधान परिषद जिसमें कानून भी बनता था, है ना, और उसको एक्सिक्यूट भी करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें जो 6 नए सदस्य शामिल किए गए, उसमें से 4 जो है वो भारतीय नागरिक थे। और ये कहाँ से आए, तो ये आए थे बंगाल प्रांत से, मद्रास प्रांत से, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा लिए गए, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ है किसी अधिनियम में, यह हुआ 1853 के चार्टर अधिनियम में, जिसमें जो केंद्रीय विधान परिषद है गवर्नर जनरल की, जिसमें केवल अंग्रेज होते थे, इसमें 6 नए सदस्यों की जगह 4 नए स्थानीय और भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। और ये भारतीय सदस्य आए थे बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे सम्राट या ताज का शासन 1858 से लेकर 1947, ठीक है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ रहा था 1773 से लेकर 1858 तक, वो था कंपनी का शासन, ठीक। तो कंपनी तो लगभग 1773 से लेकर 1858 तक शासन कर रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जो शासन है उसको सम्राट कहने का मतलब सीधा आपका ध्यान ब्रिटेन में जाना चाहिए, ब्रिटेन के सम्राट की बात हो रही है। और ताज का मतलब भी होता है सीधा ब्रिटेन से, ठीक है। सम्राट या ताज का शासन ये आया 1858 से लेकर 1947 तक। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये डेट याद रखेंगे। 1858 के पहले 1857 में भारत में हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। तो 1857 को जो है भारत में पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब 1857 में विद्रोह हुआ, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब शासन है सम्राट या ताज का शासन, ये चला 1858 से लेकर 1947 तक। तो इसमें 1858 का जो अधिनियम आया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1858 के अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम कहा गया, याद रखना है।
अब इसमें कहा क्या गया है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि अच्छा बनाने अधिनियम है? क्योंकि इसके पहले जो कंपनी का शासन था, वो कंपनी, उसको सम्राट या ताज का शासन ये कहते हैं कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, ठीक है। तो अब जो आया जब सम्राट का शासन, तो ये भारतीयों के लिए रहेगा, भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए रहेगा, मतलब उनकी अच्छाई के लिए रहेगा, कहने का मतलब उनको प्रॉफिट देने वाला रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। चलिए, भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ये ब्रिटेन की है, याद रखना है ना, कि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, मतलब भारत का शासन पूरी तरीके से नियंत्रण में था किनके? महारानी विक्टोरिया के। अब अगला पद, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर पेपर में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदल करके वायसराय कर दिया गया, ये कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। देखो, ये ऐसा ही है कि पहले सरकार दूसरा का था, फिर दूसरे का सरकार आया, तो दूसरे सरकार ने किया क्या कि गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया और उसके जगह में एक नया पद ले आया, वायसराय। काम काज सब वही रहेगा, काम में कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। ये पार्टी बदलने का परिणाम है। तो वायसराय प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, ठीक है। तो ये वायसराय जो है ना, जो भारत में नियुक्त हुआ, भारत के जो प्रशासन के लिए, विधायिका और राजनीतिक और व्यापारिक दोनों के लिए, ठीक है, जो कानूनी होता है उनके लिए, ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। तो वायसराय प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, तो किसका प्रतिनिधि था? भारत में शासन का, ठीक है, जो राजनीतिक हो या व्यापारिक, और ये जो है उत्तरदायी था। जो वायसराय ये उत्तरदायी है किसके लिए? ब्रिटेन राजशाह के लिए, ठीक है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना कि जो भारत का वायसराय जो नियुक्त किया गया था, है ना, वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो ये ब्रिटेन राजशाही के लिए, ठीक। और जो भारत में प्रथम वायसराय नियुक्त हुए उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि प्रथम वायसराय का नाम बताइए, तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे, नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से शासन करता था नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, जो व्यापारिक मामलों को देखता था, निदेशक मंडल व्यापारिक मामलों को देखता था, और नियंत्रण बोर्ड जो है आपको राजनीतिक मामलों का। इन दोनों को, जो द्वैत शासन था, दो अलग अलग शासन कर रहे थे, उनको समाप्त कर दिया गया। इसी में आगे लिखा हुआ है कि द्वैत शासन को व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान दे रखना कि द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक। चलिए, नया पद, भारत राज्य का सचिव का पद सृजन किया गया, ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही एक नया पद भारत के लिए बनाया गया, उस पद का नाम था भारत का राज्य सचिव, ठीक है। तो भारत का राज्य सचिव पद का सृजन किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और ये भारत का राज्य सचिव जो है, ये पूरे भारत का जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण रखता था। चलिए आगे देखते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम होती थी, ठीक है। तो भारत सचिव क्या पूरे भारत में जो प्रशासनिक काम है उसको अकेले नहीं देख सकता था, उनकी सहायता करने के लिए 15 लोग इसमें शामिल किए गए थे। चलिए, ये आपका कंप्लीट है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। इतने तथ्यों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके वनडे एग्जाम के लिए। चलिए, अब अगला देखते हैं। 1858 के बाद फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। अब इसमें बातें देखते हैं कि 1861 में, है ना, ये इतना जल्दी क्यों आया कि वो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का जिसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, उसी प्रकार सिपाही विद्रोह भी इसी को कहा जाता है। तो 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश वालों को लगा कि भारत में राज करने के लिए, कहाँ, भारत में राज करने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना जरूरी है, ताकि जो बीच बीच में जो प्रांतीय विद्रोह हो रहे थे वो ना हो, है ना, और जो अंग्रेज है वो सुचारू रूप से भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको दहन कर सके और वो अपने काम कर सके यहाँ से अच्छे से। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है 1857 के क्रांति के बाद आया। ब्रिटिश वालों को लगा कि भारत में राज करने के लिए भारतीयों को सहयोग जरूरी है। चलिए, अब इसके तहत भारतीयों को सहयोग जरूरी है, तो भारतीयों के सहयोग के लिए सहयोग नीति लाई गई, ठीक है। तो भारतीय जो है ना, उनके सहयोग के लिए सहयोग नीति लाई गई, और सहयोग नीति में 1861 जो पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद आगे 1892 और 1909 तक, ठीक है। इन तीनों ईयर तक 3 नए अधिनियम लाए। तो याद रखना 1861, 1892, 1909 तक ये तीनों अधिनियम को सहयोग नीति के तहत लाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
अब तक जो विधायिका थी है ना, वहाँ किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, चूंकि ये सहयोग नीति के तहत चालू किया गया था, तो इसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना, इसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया। मतलब अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया में भारतीयों को भी पूछा जाता था कि ये कानून कैसा है, सही है, गलत है, ठीक है ना, इसमें भारतीयों को ही इसमें सहयोग लिया जाता था और भारतीय इसमें अपना मनोदान करते थे। इसके बाद आगे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1862 का भारत परिषद अधिनियम, उस समय वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने 3 भारतीयों को, कौन कौन थे, बनारस के राजा, ठीक है, एक थे बनारस के राजा और दूसरे थे पटियाला के महाराजा, ठीक है, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक। तो इसको याद रखेंगे, 1862 में लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने ये, चूंकि यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, तो वो 3 व्यक्ति थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको मनोनीत किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, परीक्षा उपयोगी सारे तथ्य इसमें शामिल हैं। अब अगला जो है वो 1861 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक। चलिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, है ना, आगे के तथ्यों को पढ़ते हैं। इसमें मद्रास और बम्बई ये दोनों अलग प्रांत है, याद रखना है। यहाँ की विधायी शक्तियों को पुनः प्रदान किया गया। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है, इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की जो गवर्नर होते थे उनको विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान किया गया। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। पहले के अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि बम्बई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उनका जो विधायी शक्तियाँ हैं वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो वहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दी गई थी अलग अलग जगहों से लेके। लेकिन अब शक्तियों को पुनः बांटा जा रहा है। इसको कहते हैं हम लोग, जब शक्तियों का बंटवारा होता है एक व्यक्ति से अलग अलग व्यक्ति में, जब शक्तियों का बंटवारा एक किसी व्यक्ति से लेकर अलग अलग व्यक्तियों में होता है, ठीक है, तो उसको शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जब अलग अलग व्यक्तियों से सारी शक्तियों को लोग लेकर किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है तो शक्ति का केंद्रीकरण कहा जाता है, ठीक। ये अब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में। बंगाल को 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को 1866 में और पंजाब को 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का कब गठन किया गया, तो इस डेट को याद रखना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वायसराय को बिना काउंसिल के संतुष्टि के, कहने मतलब वायसराय की जो टीम होती है जिसमें वायसराय की मदद करने के लिए जो 15 सदस्यीय टीम थी, उनसे बिना विचार विमर्श किए, मतलब बिना पूछे अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ये किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और जो अध्यादेश जो अधिकृत किया जा सकता था उसकी अवधि थी 6 महीने की। मतलब जो वायसराय अगर अध्यादेश जारी करता तो अध्यादेश जो रहता केवल 6 महीने तक ही रहता था, ठीक है। वो बिना संतुष्टि के, बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी कर सकता था। चलिए, ये हो गया 1861 का भारत सरकार अधिनियम, है ना। अब आगे देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें देखेंगे, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। मतलब जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय मतलब जो वायसराय के विधान परिषद के एरिया के अंतर्गत आते थे, साथ में प्रांतीय, जैसे यहाँ पे है हमारे मुंबई, है ना, मुंबई नहीं, बम्बई, मद्रास और बंगाल, ठीक है। उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो बहुमत होता था ना वो सरकारी सदस्यों का ही होता था, ठीक है। तो जो बाहर से गैर सरकारी, जो सरकारी सदस्य नहीं थे, उनको क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। उनको विधान परिषद में बैठाया जाता था। साथ में विधान परिषद में जो विधायिका और कार्यपालिका संबंधित बातें हैं ना, उनको उनसे सुझाव मांगा जाता था। लेकिन बहुमत जो है, तो चलिए यहाँ देखिए, बहुमत जो सरकारी सदस्यों का होता था, गैर सरकारी सदस्यों को तो नियुक्त करते थे, लेकिन वो जो यहाँ का जो प्रावधान था जिसको आगे लागू करना है वो केवल सरकारी सदस्यों के माध्यम से ही होता था, उनके बहुमत से। चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि, ठीक है। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और इसमें बजट पर बहस करने, ठीक है, ये पहली बार सुनने में मिला है कि बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। जो विधान परिषद है ना, जिसमें जो विधान परिषद के जो कार्यों में वृद्धि, मतलब विधान परिषद जो कार्य करती थी उसके कार्य क्षेत्रफल का विस्तार किया गया। साथ में जो बजट प्रस्तुत किया जाता था विधान परिषद में, उसमें बहस किया गया, जैसे वर्तमान में हमारे संसद में होता है। और जो कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, जैसे हमारे संसद में, ठीक है, किसी मंत्री विशेष से जब उनसे प्रश्न पूछा जाता था उनके कार्यों के बारे में, ठीक है। तो मंत्री विशेष से क्यों पूछा जाता है, ये कार्यपालिका मतलब कहने के कोई प्रशासनिक अधिकारी करता था, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी उस विधायिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब आगे, प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद के कहने का मतलब है यहाँ बम्बई, मद्रास, बंगाल में गवर्नरों को
जो वहाँ गवर्नर होते थे, जो वहाँ के स्थायी है ना स्थायी प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनको जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इसके पहले जो प्रांतीय विधान परिषद के जो परिषद के जो गवर्नर होते थे, ठीक है, वो केवल जो केंद्रीय विधान परिषद है उनके आदेशों के हिसाब से काम करते थे। लेकिन अभी जो प्रांतीय विधानसभा में गवर्नर है उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। इन्हें कहा गया कि आप जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, मतलब ये सब जब आपको सिफारिश करेंगे तो आप गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, इसकी शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो ये किसके तहत प्रदान किया गया? 1862 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के कहने का मतलब 1892 का भारत परिषद अधिनियम ने सीमित या परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। ठीक है, इसमें देखिए जो गैर सरकारी व्यक्ति हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है। साथ में जो शक्ति है प्रांतीय विधानसभा में है ना, जैसे बजट पर बहस करने की शक्ति, कार्यपालिका से प्रश्नों को उत्तर लेने के लिए जो अधिकृत किया गया है। इसी तरीके से जो ये गैर सदस्यों की जो नियुक्ति है ये जमींदारों, चैम्बर्स और जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार, ठीक है, व्यापार संघ हो गया। तो इससे एक जो गुड़ बन रहा है जिसे चुनाव जैसा ही एक प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलता है इन सबसे मिलकर। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया है। ठीक है, तो 1862 में हमें चुनाव जैसा प्रावधान तो देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग 1892 के भारत परिषद अधिनियम में नहीं किया गया है। ठीक, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।